सबसे पहले डिफिनेशन इसका देखिए, वेव मोशन इज ए मोशन in which energy is transferred from one place to other without transferring matter in bulk. Transferring matter in bulk from one place to other. Wave motion is a motion in which energy is transferred from one place to other without transferring matter in bulk from one place to other. जैसे एक हाथ में गेंद है मेरे हाथ में और मैं आप तक एनर्जी भेजना चाहता हूं, जैसे वो पिट्टो वाला खेल खेल रहे होते हैं ना, बॉल लेके आप पे निशाना लगाऊंगा और थ्रो करूंगा, मेरे हाथ से दिया गया एनर्जी बॉल लेके जाएगा, आपको प्रोवाइड कर देगा, एनर्जी ज्यादा मिलेगा तो आप चिल्लाओगे, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा वो एनर्जी, या चोट की आवाज आएगी, उससे भी हमें पता चलेगा हाँ यार अच्छी एनर्जी ट्रांसफर हुई। तो वहां बल्क में गया, बॉल गेंद के सारे मॉलिक्यूल का एनर्जी लेके एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन जब मैं बोलता हूं और आप सुनते हैं तो साउंड भी एक एनर्जी है, तो ये आप तक जाता है। ऐसा थोड़े ना होगा कि मेरे मुंह से जो एयर आगे निकला वही एयर आपके कानों में पहुंचा। यदि ऐसा होता तो कोई एक सुनता, कहोगे कि नहीं सर ज्यादा एयर निकला था तो 4 तक पहुंचा। और क्लास में यदि 200 बच्चे को मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो सब तक कैसे पहुंच पाएगी एनर्जी। तो वो आप ध्यान रखिए, बिना स्पीकर के भी कई बार ऐसा मौका मिला है कि मान लो मैंने पढ़ाए और 50 या 100 बच्चों को पढ़ाया, तो 100 बच्चों तक वो एनर्जी गई, चिल्लाया मैं तो पहुंची। तो वहां वैसे मूवमेंट को सोचो जैसे पानी के सरफेस पे कंकड़ गिराते हैं और उसका जो डिस्टरबेंस बनता है वो पानी पे चारों तरफ रिंग की तरफ फैलता है और किनारे तक पहुंचता है, कहीं भी बीच में गिरा दो एक पत्थर। तो ये डिस्टरबेंस है एक तरह से, जो मीडियम में एक जगह से दूसरे जगह गया और मीडियम के मॉलिक्यूल उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने में हेल्प करते हैं अपनी जगह पर ऑसिलेट करके, केवल वो बल्क में मूव नहीं करते। और ऐसा मोशन कभी होता है तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, वेव मोशन। सोचो आराम से, वेव मोशन की जब हम बात कर रहे हैं तो बल्क मूवमेंट को भूल जाओ, डिस्टरबेंस जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। जैसे एक लोहे का रॉड लो और एक जगह हिट करो, तो हिट करने पर वो लोहे के रॉड में एक किनारे से दूसरे किनारे तक आवाज नहीं चली जाएगी उस हिट करने की, तो जाएगी। तो वहां डिस्टरबेंस गया ना एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन रॉड के मॉलिक्यूल थोड़े ना चलेगा एक जगह से दूसरी जगह। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल जो आंखों से फील आता है वही, पानी पे कंकड़ गिराओ, एक रिंग बनता है और रिंग की साइज बड़ी होती है। कंटिन्यूअस गिराओगे तो बहुत से रिंग दिखेंगे, एक ही गिराकर रुक जाओ तो उस एक गिराए गए पत्थर का जो डिस्टरबेंस पैदा हुआ उस पानी के सरफेस पे, वो एक छोटा रिंग बना, फिर बड़ा, वो बढ़ता चला गया चारों डायरेक्शन। अब यहां पर ये पेज लिख चुके आप लोग? यस सर। देखते हैं टाइप ऑफ वेव on the basis of direction of oscillation of molecules of medium। यहां पर हमने आपसे कहा
कि वेव कितने तरह के होते हैं। पहले तो वेव क्या है यही मुझे नहीं पता था, तो मैंने कहा डिस्टरबेंस जाएगा। आप भी कहते हो, चलो यार आप कहते हो सर तो मान लेता हूं। अब ध्यान से देखना, मान लो ए है सोर्स और यहां से वेव गया इधर बी तक, और इस वेव के जाने के क्रम में यदि आपको डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है मॉलिक्यूलों का अप डाउन, ये डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है मॉलिक्यूलों का अप डाउन, तो इसके लिए नाम दिया जाता है ट्रांसवर्स वेव। और दूसरा, यदि वेव गया ए से बी तक, और मॉलिक्यूल जो डिस्प्लेस हो रहे हैं, मॉलिक्यूल वो भी ऐसे वेव के जाने के पैरेलल डिस्प्लेस हो रहे हैं, क्योंकि हमने क्या कहा ऑसिलेट होंगे, तो वो एक ही मॉलिक्यूल नहीं चला जाएगा, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह तक जो डिस्टरबेंस जाएगा उसके जाने में ये सहायक होंगे जो मॉलिक्यूल्स है मीडियम। तो इनके लिए जिनमें जिधर वेव जा रही है उसके पैरेलल ही मॉलिक्यूल ऑसिलेट करते हैं, उसे हमने नाम दे दिया लॉन्गिट्यूडनल। और यहां एक स्टार मार्क देके उसके बाद नीचे पॉइंट मेंशन कर लीजिएगा, इन सॉलिड materials transverse and longitudinal both type of wave can propagate, but in liquid or gas only longitudinal wave, यहां इन जो लिखा है ना उसको इनसाइड कर दो और बेहतर टर्म फील होगा। इनसाइड, inside liquid or gas only longitudinal wave can exist। यहां एक टर्म और यूज करता हूं, longitudinal मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल ब्रैकेट में ये लिख दो, कैन एग्जिस्ट। इसका मीनिंग मैं आगे आपको समझाता हूं। ये दो तरह के, पहले तो वेव हो गए, डिस्टरबेंस हुआ, एक में जिधर जा रहा होगा डिस्टरबेंस उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेशन होगा, और एक में मॉलिक्यूल का ऑसिलेशन वेव के जाने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ट्रांसवर्स, और वेव के जाने के पैरेलल डायरेक्शन में तो लॉन्गिट्यूडनल, ये ध्यान रखिए। आपसे यदि मैं कहूं कि पानी के भीतर जो साउंड वेव चल रही है एक जगह से दूसरी जगह जा रही, तो वो किस नेचर का होगा? तो आपने क्या देखा कि पानी के भीतर साउंड तो जरूर हो सकती है, और पानी और गैस के भीतर जो ऐसा वेव जिसमें मीडियम के मॉलिक्यूल की नीड है वहां होने की,
वो लॉन्गिट्यूडनल वेव ही हो सकते हैं। एयर में यदि साउंड की बात करूं, एयर में भी साउंड, चूंकि पानी में लॉन्गिट्यूडनल है, एयर में भी लॉन्गिट्यूडनल ही रहेगा, ट्रांसवर्स नहीं हो सकता साउंड। तो लिक्विड और गैस में जनरली ये लॉन्गिट्यूडनल वेव ही रहते हैं। लेकिन आपके मन में एक विचार आएगा, पानी के सरफेस पे डिस्टरबेंस के जाने को जब आप देखते हैं, पानी तालाब के सरफेस पे बीच में एक कंकर गिराया, उसका रिंग क्या ऐसे बनता जा रहा होता है? तो सोचो ना, ये रिंग कैसे दिखेगा? क्या कोई कलम से चित्र बना के बनाता है, पानी के सरफेस पे लिख देता है? नहीं, एक साथ मॉलिक्यूल या तो ऊपर आते हैं तो रिंग दिखेगा, या एक साथ मॉलिक्यूल नीचे चले जाएं तो रिंग दिखेगा पानी के सरफेस पे। और जहां पर हमने गिराया वो पॉइंट तो हो गया सोर्स का पॉइंट, और जिधर ये जा रहा होगा ये वेव के जाने का डायरेक्शन हो गया। और मॉलिक्यूलों का ऑसिलेशन जो है, मॉलिक्यूलों का ऑसिलेशन अप एंड डाउन ही तो है। मॉलिक्यूलर का ऑसिलेशन कैसा है? अप एंड डाउन है, जबकि वेव किधर जा रही है? मॉलिक्यूलों का ऑसिलेशन अप एंड डाउन है, जबकि वेव जा रही है। तो यहां एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, ऑन वाटर सरफेस ट्रांसवर्स वेव कैन एग्जिस्ट, जबकि इनसाइड मैंने कहा है नहीं रह सकता। और यहां एक पॉइंट और मेंशन कर देता हूं, जनरली on water surface combination of transverse and longitudinal wave generated and it is called ripple। ट्रांसवर्स वैसे ऑप्शन में यदि यही रहेगा तो सरफेस पे ट्रांसवर्स रह सकता है, ये मैं कह देता हूं, क्योंकि छोटा सा एक कंकर गिराने पे ये रिंग बनता दिखता है। रिंग बनेगा मतलब या तो अप आया या डाउन गया मॉलिक्यूल, और वेव जा रहा है प्लेन के पैरेलल, एनर्जी जा रही है प्लेन के पैरेलल चारों तरफ सोर्स से। तो हम कह देते हैं कि पानी के सरफेस पे ट्रांसवर्स रहता है, लेकिन पानी में लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट की भी टेंडेंसी रहती है, और लेफ्ट एंड राइट वेव भी जा रहा है सरफेस पे, तो वहां थोड़ा पैरेलल वाला टेंडेंसी होने के कारण हम कह देते हैं कि कॉम्बिनेशन है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल का, तो वो हो जाता है रिपल नाम। ऑन वाटर सरफेस ट्रांसवर्स वेव कैन एग्जिस्ट, एक पॉइंट तो पहले ध्यान रखें। लेकिन इनसाइड वाटर सरफेस जब देखेंगे तो जिस वेव के लिए मीडियम के मॉलिक्यूल के प्रेजेंस की नीड है, उन्हें मैकेनिकल वेव हम कह लेंगे, तो वो लॉन्गिट्यूडनल ही नेचर का रहेगा, ट्रांसवर्स का नहीं रहता, कतई नहीं रहता। साउंड जो होगा पानी के भीतर में लॉन्गिट्यूडनल ही होगा, एयर में भी साउंड लॉन्गिट्यूडनल ही होता है। साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। आपके मन में यदि आए ये कैसे, आप ध्यान रखिएगा ना, तो जब आप बोलते हैं और साउंड मान लो किसी ऑब्जर्वर के पास जा रहा है,
तो इनमें जो मॉलिक्यूलों को आप देखोगे ऑसिलेट करता, साउंड मान लो इधर जा रहा है, तो मॉलिक्यूल जो होते हैं एयर के वो भी कैसे ऑसिलेट करते हैं, उसी के पैरेलल। एक मॉलिक्यूल बगल वाले को धक्के देता है, बगल वाला उसके बगल वाले को, और वो जर्क देने पर वो ऑसिलेशन पैरेलल ही रहता है। तो साउंड वेव जो है, हम ध्यान रखते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है। मैं फिर से एक बार मेंशन कर देता हूं, पेज मैं चेंज कर लूं। सर एक मिनट। यस सर। Type of wave on the basis of requirement of its propagation। तो पहला कहते हैं मैकेनिकल, एग्जाम्पल साउंड, और दूसरा कहते हैं नॉन मैकेनिकल, एग्जाम्पल कहते हैं लाइट, और नॉन मैकेनिकल का ही नाम है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक। अब आप ध्यान देखिए, ये मैकेनिकल कहते हैं when medium required, और नॉन मैकेनिकल कहते हैं when medium do not required। तो आपने दो वेव कर दिए, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। एक के लिए मीडियम चाहिए और एक के लिए नहीं चाहिए। तो साउंड क्या, गिटार लेके चले जाएंगे मून पे और वहां बजाएंगे, तो मून पे क्या एटमॉस्फेयर है? नो सर। अच्छा, मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? ध्यान सर से सुनिएगा, ग्रेविटी सिग्निफिकेंट नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। मून पे मान लो टेम्परेचर टी है, तो वहां पर भी एवरेज हो गया अंडर रूट, ध्यान से देखिएगा, एवरेज स्पीड। एक था RMS RAM 8/π RT/m, और टी टेम्परेचर है और ऑन मून। ध्यान दीजिएगा, ये अलग ग्रेविटेशन को रिकॉल करता हूं। और वी एस्केप क्या लिखते हैं? अंडर रूट G/m/r। m भी लेंगे मून के लिए और r भी लेंगे मून के लिए। अरे ट्वाइस नहीं होता? सर ट्वाइस होता ट्वाइस होता है, ये ट्वाइस कर दीजिए। और यहां पर क्या देखा गया, v एवरेज इज ग्रेटर देन v एस्केप। यदि एवरेज वेलोसिटी एस्केप से ज्यादा हो जाए तो क्या उम्मीद करते हो, क्या गैस टिक पाएगा? है। नो सर। मॉलिक्यूल तो भाग जाते हैं। यदि तुम डब्बे में बंद करके अर्थ से लेते भी गए गैस का सिलेंडर और वहां खोल लूंगा बना दूंगा एटमॉस्फेयर, तो मून की ताकत ही नहीं है कि वो गैस को पकड़ के रोक पाए अपने पास। उसकी जो स्पीड है, वो एवरेज स्पीड, वो ही एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है। तो टिकता ही नहीं है कोई मॉलिक्यूल। तो साउंड, यहां ये मेंशन कर लीजिए,
sound cannot propagate without medium. और लाइट के बारे में क्या कहते हैं? सन से अर्थ तक लाइट आती है ना, तो रास्ते में वैक्यूम भी है। लाइट कैन propagates in vacuum. Light can propagates in vacuum. तो लाइट को चूंकि वैक्यूम में आप देखते हो, तो आपके मन में फिर एक विचार आएगा कि सर जब वहां है ही नहीं पार्टिकल, तो ऑसिलेट क्या करेगा? रहस्य है, रहस्य। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में भी रह सकते हैं। यदि कोई मैग्नेट आप वैक्यूम में रखो, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो स्पेस वैक्यूम में भी मिलता है। तो लाइट जो बना हुआ है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बना हुआ है, और उनमें ऑसिलेट कौन करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट करता है। उसका वैल्यू बढ़ता है, घटता है, और दोनों साथ साथ, दोनों से मिलके बना है लाइट। दोनों साथ साथ बढ़ते हैं और दोनों साथ साथ घटते हैं। तो आपने यहां देखा कि साउंड जो है वो मैकेनिकल है और लाइट जो है वो नॉन मैकेनिकल है। और साथ ही ये भी ध्यान रख लीजिए, साथ में यही ध्यान रख लीजिए कि साउंड जो है इसके लिए मीडियम चाहिए, तो मैकेनिकल हुआ, और ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक ना? क्योंकि जिधर जा रहा होता है साउंड उसी के पैरेलल ऑसिलेट करता है मॉलिक्यूल। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड, जिधर लाइट चलती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है, इसलिए इसे कहते हैं ट्रांसवर्स। लाइट के लिए हम जो कह देते हैं ट्रांसवर्स नेचर का है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर का है साउंड, जबकि लाइट ट्रांसवर्स नेचर का है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो उसमें ऑसिलेट करते हैं वो बदलते हैं, घटते बढ़ते हैं, वो किसके परपेंडिकुलर? जिधर लाइट जाती है उस लाइन के परपेंडिकुलर। पेज क्या चेंज करूं मैं? यस सर। तो यहां एक बार और समझिए, टाइप ऑफ वेव on the basis of propagation of its energy। इसमें दो टाइप हैं, प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग। स्टेशनरी और स्टैंडिंग। ये प्रोग्रेसिव कब होता है? when wave propagates from the source to infinite, जहां कोई बाउंड्री नहीं है। when wave is present
within the boundary. When wave is present within the boundary. अब यदि within the boundary wave रहेगा ना, तो इसका मतलब स्टैंडिंग, स्टेशनरी, क्योंकि गया ही नहीं कहीं। अब प्रोग्रेसिव मतलब इनफाइनाइट तक गया। यहां मैं और स्पेसिफिक होकर ये बता देता हूं, वेव एसोसिएटेड विथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टैंडिंग वेव्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे तबला, गिटार, सितार, हारमोनियम, वायलिन, बांसुरी, सारे। सर स्टैंडिंग का क्या मतलब? स्टैंडिंग का मतलब जब बाउंड्री आपने डिफाइन कर दिया, सितार के वायर को स्ट्राइक करोगे तो वायर का एनर्जी वायर पे ही तो है, वो उनके 2 पॉइंट फिक्स्ड हैं, उसके बीच में ही रहेगा, इनफाइनाइट पे नहीं जाए। ऐसे केस में हम उसे कहते हैं स्टैंडिंग वेव। और प्रोग्रेसिव कब कहते हैं? प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग तब कहते हैं जब साउंड या वेव एक जगह से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, उसके लिए हम प्रोग्रेसिव टर्म यूज करते हैं। प्रोग्रेसिव के लिए ही नाम है ट्रैवलिंग, ट्रैवल करता है मतलब प्रोग्रेस होता है। और स्टैंडिंग या स्टेशनरी जो बाउंड्री के बीच में है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है। इनफैक्ट ये स्टैंडिंग वेव बनता है 2 ट्रैवलिंग वेव के कॉम्बिनेशन से ही, लेकिन फिर भी नाम हमने अलग इनका देखा, क्योंकि यहां एनर्जी कन्फाइंड है बाउंड्री में, इसलिए स्टैंडिंग है। ये ट्रैवलिंग से ही मिलकर बना हुआ। अब ट्रैवलिंग से ही का मतलब ट्रैवलिंग जैसा ही, लेकिन वे इनफाइनाइट तक तो जा नहीं पाया, तो बाउंड्री में वो रिफ्लेक्ट हुआ, तो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड इकट्ठे होंगे, तो बन जाता है बाउंड्री में वेव स्टैंडिंग नेचर। वो आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। पेज चेंज करूं? यस सर। टाइप ऑफ वेव on the basis of dimension of its propagation। पहला 1 डायमेंशनल वेव, दूसरा 2 डायमेंशनल वेव, तीसरा 3 डायमेंशनल वेव। सोचो, एक रस्सी है और उस रस्सी को आपने फिक्स किया है एट इनफाइनाइट पे, और यहां इसने जर्क देना शुरू किया, क्या ऐसे इसमें वेव एक बनता देखोगे? यस सर। तो ये तो एक ही डायरेक्शन में एनर्जी लेके जाएगा धागे पे ही। मान लो ये प्लस एक्स एक्सिस है तो प्लस एक्स एक्सिस पे इनफाइनाइट की तरफ, ये 1 डायमेंशनल वेव हो गया। यदि वेव ऑन वाटर सरफेस की यदि मैं बात करता हूं, तो सरफेस पर ये कौन सा वेव हो जाएगा? यहां पर है वेव ऑन स्ट्रेस्ड स्प्रिंग। अगला वाला हो गया वेव ऑन वाटर सरफेस। और मान लो क्लैप साउंड इन रूम, यदि आप ताली बजाओगे
तो साउंड 3D में जाएगा ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर एक तरफ। तो क्लैप साउंड यदि कह रहे हैं, क्लैप साउंड इन रूम, तो ये 3 डायमेंशनल का एग्जांपल हो जाएगा। टाइप ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन ऑफ इट्स प्रोपगेशन, क्लैप साउंड इन रूम। की तो इतने में तो हम लोग भूल गए होंगे कि पहला कौन से टाइप था और कैसे देखते थे। आप यहां तक नोट कर चुके? नो सर। हाँ, आराम से आराम से आराम से नोट। जो लिख चुके वो सोच के जवाब दो। ये धागे पर जो वेव देख रहे हो, ये प्रोग्रेसिव वेव है या स्टैंडिंग वेव है? प्रोग्रेसिव। बहुत बढ़िया, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है। धागे पर जो वेव है, ये ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है? स्ट्रेस स्ट्रिंग पे ट्रांस ट्रांसवर्स क्यों लग रहा है? सर दोनों। अरे बालक, ध्यान से देखो, एनर्जी किधर जा रही है? राइट साइड। अप एंड डाउन। और मॉलिक्यूल अप एंड डाउन, मॉलिक्यूल का ऑसिलेशन है। डिस्टर्बेंस किधर जा रही है? सोर्स से इनफाइनाइट की राइट तरफ साइड। धागे पे चल के, राइट साइड। तो जो ऑसिलेशन देख रहे हैं आप, ऑसिलेशन का डायरेक्शन और वेव के जाने का डायरेक्शन दोनों पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर है सर। तो परपेंडिकुलर वाले ट्रांसवर्स कहलाते हैं या लॉन्गिट्यूडनल? ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स वेव है। तो ये जो धागे पे आपने वेव देखा, ये ट्रांसवर्स है। अच्छा, इसको मैकेनिकल वेव कहोगे या नॉन मैकेनिकल वेव कहोगे? मैकेनिकल, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल्स है, वहां मैकेनिक्स अप्लाई कर सकते हो आप, इसलिए मैकेनिकल वेव। लेकिन जब लाइट वेव होगा वैक्यूम में, वहां कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो वहां मैकेनिक्स के लॉ लगाओगे किसके ऊपर? तो वो नॉन मैकेनिकल। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से बना है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नॉन मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो अब मैं एक नाम लिख रहा हूं, उससे पहले मुझे ये बताओ, यदि मैं आपको कहूं साइन थीटा का कर्व बनाओ, ये y इक्वल टू साइन थीटा का कर्व मैं जानना चाहता हूं। यहां y एक्सिस है, तो साइन थीटा किसके बीच में देगा वैल्यू? +1 और माइनस -1 के बीच में, बढ़ते बढ़ते +1, फिर घटते घटते -1, बढ़ते बढ़ते +1, घटते घटते -1, बढ़ते बढ़ते +1, घटते घटते -1। फील आया ये? तो अब और एक पॉइंट मैं बता रहा हूं, इसका नाम, जो स्ट्रिंग देख रहे हैं, स्ट्रिंग वेव, इसका नाम मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। पेज चेंज करूं? क्या मैं पेज चेंज करूं? यस सर। यहां पर मैं लिख रहा हूं सिंपल, एक नाम लिखूंगा तो लिखूंगा हेडिंग वेव इक्वेशन। और थोड़ा डिटेल लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा इक्वेशन ऑफ
sinusoidal mechanical transverse progressive wave present on stressed string। अरे सर, इतना बड़ा नाम तो वैसे ही नहीं याद रहेगा। अच्छा सोचो, साइन के कर्व जैसा दिखता है, जब धागे को टाइट करके उसको एक किनारे पे जर्क दो तब जो डिस्टरबेंस जाएगा, तो इसीलिए नाम दिया सिनुसॉइडल। दूसरा नाम मैकेनिकल, क्योंकि वहां मीडियम चाहिए। तीसरा नाम ट्रांसफर, क्योंकि जिधर वेव जा रहा है उसके परपेंडिकुलर। चौथा नाम प्रोग्रेसिव, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक जाएगा। और पांचवा नाम यहां और दे सकते हैं, वन डायमेंशनल। ट्रांसवर्स, प्रोग्रेसिव, वन डायमेंशनल वेव प्रेजेंट ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। आप नाम देख के ही टेंशन में आ गए। किसका इक्वेशन लिखना है? इक्वेशन ऑफ सिनुसॉइडल मैकेनिकल ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वन डायमेंशनल वेव प्रेजेंट ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो धीरे धीरे नाम के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे। ये तो लग रहा होगा वो साउथ इंडियन लोगों के जैसे नाम हम लोग देखते हैं, अपना नाम, बाबूजी का नाम, फिर गांव का नाम, फिर शहर का नाम, पता नहीं, वही लंबा चौड़ा रहता है। तो वो एक ट्रेडिशन है। तो यहाँ भी इतने नाम जनरली लोगे नहीं, मैं तो कह दूंगा वेव इक्वेशन, निकल लूंगा। थोड़ा और बेहतर कहूंगा तो ट्रेवलिंग वेव इक्वेशन। अब देखिए, आप मुझे बताइए, धागे के एक सिरे को आपने यहां देखा और ये गया हुआ है टू इनफाइनाइट, मान लिया ये प्लस एक्स एक्सिस, और इस आदमी के हाथ में धागे को आप देख रहे हो, ये शिफ्ट करता है ऊपर ए और नीचे भी ए। ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये कहलाएगा यहां सोर्स ऑफ वेव। डिस्टरबेंस का ये सोर्स है। और यदि ये जर्क देगा और किसी समय मैं धागे की फोटोग्राफ लूं तो धागा कुछ इस तरह का दिख रहा होगा मुझे। जब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसका मतलब निकल के आता है रिलेशन बिटवीन एस टी, वी टी, ए टी, ऐसा ही कुछ पैरामीटर्स ऑफ मोशन। जैसे एग्जांपल आपके तुरंत याद आएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन कहते ही एक आया था ना बचपन में, 9th में आपने याद किया था, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद आ गया हो तो बताइए। यह है इक्वेशन मोशन। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ऐसा कुछ याद आने लगता है। ये सारी इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाते थे। फिर आपने पढ़ा SHM, उसमें इक्वेशन लिखा करते थे y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी टाइप। याद करिए, याद करिए।
आपने देखा इक्वेशन ऑफ मोशन और फिर आपने देखा रिलेशन बिटवीन एस टी वी टी ए टी, ये y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। इक्वेशन ऑफ मोशन, ये रिलेशन बिटवीन एस टी वी टी ए टी। अब मुझे ये बताइए, ये इन दोनों मोशन में क्या खासियत था? ए सिंगल पॉइंट मास इज मूविंग। इसमें खासियत क्या है? दोनों ही मोशन में एक सिंगल पॉइंट मास मूव कर रहे हैं, जबकि आप जब हेडिंग देते हो वेव मोशन, तो इसमें इनफाइनाइट पार्टिकल पार्टिसिपेट्स इन वेव मोशन। इन वेव मोशन इनफाइनाइट पार्टिकल पार्टिसिपेट अब समस्या क्या आ रही है कि एक पार्टिकल का तो मोशन लिखना आप फिर भी सीख चुके हो, इनफाइनाइट पार्टिकल यदि एक साथ सोचेंगे फिर तो गए काम से। ये तो 11th-12th के एक पार्टिकल को तो संभालते संभालते इतने चैप्टर आप गए। तो इसलिए ये खास है, इसीलिए बच्चों को दुखी करता है। एक पार्टिकल के साथ तो समझता नहीं है और आप कहते हो इनफाइनाइट पार्टिकल का मोशन सिखाऊंगा। चलो, तो इनफाइनाइट पार्टिकल ज्यादा कष्ट देता आपको यदि वो 3 डायमेंशन में बिखरा होता। पार्टिकल 3 डायमेंशन में बिखरा होता तो आपको एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट चाहिए पहले एक पार्टिकल चुनने के लिए, और फिर उसका टी टाइम पर आप डिस्प्लेसमेंट बताते। और यदि ऐसा रिलेशन कोई डिराइव कर लेते तो वो कहलाता इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द वेव मोशन। मतलब 4 वेरिएबल का रिलेशन होता। तो हम नहीं जाएंगे 3 डायमेंशन में वेव के इक्वेशन के बारे में बात करने। सर कभी करोगे बात? सोचेंगे, शायद ना ही करेंगे कभी। तो सर आप क्या करना चाहते हो? 2 डायमेंशन सर ट्राई करोगे ना? बेकार। सर 1 डायमेंशन तो ट्राई कर लो। अरे तो बचता क्या है यार, 1 तो ट्राई करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो इसीलिए धागे पर ही आया, यहीं से कहानी शुरू हुई। और आप जब मोशन की बात करोगे तो इनफाइनाइट पार्टिकल एक साथ नहीं ले सकते। तो आपने एक पार्टिकल चुना जिसकी कोऑर्डिनेट है एक्स, और आप इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो, डिस्प्लेसमेंट वाई, किस टाइम पे? एट टाइम टी। यदि मैं ये लिख दूं तो एक्स बदल बदल के, टी बदल बदल के मैं किसी भी पार्टिकल के किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट देख सकूंगा। और यही जो वाई होगा ये कहलाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द वेव प्रेजेंट ऑन स्ट्रिंग which is fixed at infinite. अब ये सोचो यहां पार्टिकल को डिस्प्लेस किसने किया? आप कहोगे कि सर यहां तो कोई है ही नहीं। इस आदमी के हाथ में, आपने धागा जिसके हाथ में है, ये जितना ज्यादा डिस्प्लेस करेगा वही डिस्प्लेसमेंट का कॉपी आगे पहुंचेगा। और कॉपी के आगे जाने का तो कोई स्पीड जरूर है। मैंने मान लिया भी स्पीड से ये आगे जा रहा है, ये मैंने नाम दे दिया इसे वेव वेलोसिटी। मतलब ये
सोचो ना, पानी पे कंकड़ गिराते हैं तो वो रिंग बनकर फैलते हुए किनारे तक तो जाता है ना। मैं घड़ी लेके बैठ गया, 5 सेकंड में वो किनारे तक गया और गया था 5 मीटर, तो मैं कह दूंगा 1 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है वेव की, सोर्स से इनफाइनाइट तक जाते हुए आपने जज किया। एक धागे में जर्क दिया, देखा कितनी देर में ये जर्क पहुंचा दूसरे किनारे तक, डिस्टेंस बाय टाइम कर देंगे तो स्पीड आ जाएगा। यो वो फोन रहा देना आंख का देश मम्मी का। अब ये यदि आपको लगता है कि यहां पर इस इंसान की ही ताकत है कि ये डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा और विभागे जाएगा, तो ये धागे को क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। और आपने ऑसिलेशन कहा इनफाइनाइट तरह का होगा, क्योंकि इनफाइनाइट तरह के फंक्शंस हैं। लेकिन आपने जो चैप्टर पढ़ा, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा, तो आपने इस इंसान को कहा देख भाई, मैं वेव मोशन में भी वैसे ही ऑसिलेशन को पढ़ने वाला हूं, पढ़ना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, जिस तरह का मुझे मोशन का अंदाजा है। तो तुम एक काम करो, हाथ में धागा तो पकड़ ही चुके और वैसे ही ऑसिलेट करो जैसे स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेट होता। तो मान लेते हैं कि इसके ऑसिलेशन का ये x0 पर जो ये कोशिश शुरू करता है वो इक्वेशन है a sin ओमेगा t। मतलब ये जो ऑसिलेशन क्रिएट कर रहा है ये सिंपल हार्मोनिक, तो सोर्स डिसाइड करेगा कि कितना एक सेकंड में अप और डाउन ले जाना है। मतलब सोर्स डिसाइड करेगा कि फ्रीक्वेंसी क्या है इस ऑसिलेशन की, और जो सोर्स के हाथ में धागे के मॉलिक्यूल का फ्रीक्वेंसी होगा वही मीडियम के हर एक मॉलिक्यूल के ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी होगा, वही वेव का फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टार मार्क दे के पॉइंट मेंशन कर लो, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन सोर्स, नॉट ऑन मीडियम। एक पॉइंट ये सेट कर लो कि ये आदमी जो सोर्स जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है धागे पे, जितना ऑसिलेशन पर सेकंड देगा, मीडियम के मूवमेंट के दौरान किसी भी पार्टिकल को चुनकर उसके ऑसिलेशन का हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे, वही होगा जो इस इंसान ने दिया, जो सोर्स ने दिया। सोर्स फ्रीक्वेंसी बढ़ा देगा तो मीडियम में जो वेव है उनकी फ्रीक्वेंसी किसी भी पॉइंट की फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन की बढ़ जाएगी, और जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है मॉलिक्यूलों की सबकी एक जैसी है, वही वेव की फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो वेव की फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, इस सोर्स के फ्रीक्वेंसी पर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास एक स्पीकर है जिससे 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, 1000 साइकिल पर सेकेंड, 1000 चक्कर पर सेकेंड लगा रहा है, 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है साउंड का। उसको क्या करते हैं, पानी में डुबोते हैं। घबराना मत, वाटर प्रूफ है स्पीकर। पानी में डुबोते हैं तो बताओ तो पानी में वो जो वेव जनरेट होगी साउंड की, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? आप कहोगे कि भाई सर साउंड जो है ना वो तो उसी स्पीकर से आ रही है, सोर्स तो बदला नहीं है आपने, सोर्स ऑफ साउंड सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगा, भले ही मीडियम बदल जाए। लाइट भी एक वेव है ना, तो यदि लाइट भी एक वेव है तो सोचो ना, रिफ्लेक्शन होगा तो मीडियम नहीं बदला क्योंकि गया और रिफ्लेक्ट होकर चला आया मिरर से, और यदि रिफ्रैक्शन होता तो एयर से पानी में जाता वेव। तो लाइट के केस में भी और कोई भी वेव के केस में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक इवेंट, ये जो दोनों इवेंट होंगे उनको हम पढ़ेंगे। तो जब भी रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा तो मीडियम बदलेगा तो रिफ्रैक्शन होगा, और मीडियम नहीं बदला जब रिफ्लेक्शन हुआ, सेम मीडियम में वापस आ गया वेव। चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलने जा रही, क्योंकि सोर्स जिसने जनरेट किया उस पर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे नहीं डिपेंड करेगा, इसलिए रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से ये नहीं प्रभावित होगा किसी भी वेव का फ्रीक्वेंसी।
अच्छा ये बताओ, साउंड का वेलोसिटी कहते हैं 340 मीटर पर सेकंड एयर में नॉर्मली। तो एक मैं बोलूं राम, या कोई दूसरा बोले मोहन, तो वो जो साउंड मीडियम में जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, तो उसकी स्पीड क्या होगी? अच्छा सर, एक दुबला पतला इंसान बोलेगा तो स्पीड कम होगी, और एक मोटा इंसान बोलेगा तो स्पीड ज्यादा। अरे भाई, साउंड को क्या धकेल धकेल के ले जाता है अपने मुंह से दूसरे के कानों तक? नहीं ना, कितना भी ताकतवर हो, मुंह से जब साउंड निकल आया तो साउंड मीडियम में चल के खुद जाएगा। मीडियम डिसाइड करेगा कि वेलोसिटी क्या होगी। वो आदमी नहीं धक्का लगाएगा साउंड को, निकला है मुंह से मैं ही पहुंचाऊंगा दूसरे के कानों में। जो बच्चा जिसको सोना है वो सोएगा, उसके कानों में मैं जबरदस्ती साउंड नहीं डाल सकता। आप तो बोलकर चुप हो गए, वो साउंड गया मीडियम में। मीडियम डिसाइड करेगा कि स्पीड क्या हो, चाहे वो बिल्ली के म्याऊ की आवाज हो या शेर के दहाड़ने की आवाज। हाँ, लाउडनेस ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन साउंड के एक जगह से दूसरे जगह जाने की जो वो स्पीड है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। उसमें वो नहीं शेर धकेल धकेल के साउंड को, दहाड़ने वाली साउंड को बकरी तक पहुंचाएगा। तो आप एक दूसरा पॉइंट भी स्टार मार्क दे करके यहां मार्क कर लें। कौन सा दूसरा पॉइंट मार्क करने की मैं सलाह दे रहा हूं? तो दूसरा पॉइंट मैं आपसे मार्क करवा रहा हूं स्टार मार्क दे करके कि वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन मीडियम, डू नॉट डिपेंड्स ऑन सोर्स। मीडियम किसी तरह से चेंज करो या मीडियम की प्रॉपर्टी तुम बदलोगे तो साउंड का स्पीड बदलेगा। अब सोचो और बताओ, क्या रिफ्लेक्शन में साउंड बदलेगा? क्या रिफ्रैक्शन में साउंड का वेलोसिटी बदलेगा? यस सर। किसमें बदलेगा, रिफ्लेक्शन में या रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन में? में। रिफ्लेक्शन में क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि मीडियम चेंज सर मीडियम सेम रहेगा उसमें। हाँ भाई, मीडियम सेम है तो नहीं बदलेगा। और रिफ्रैक्शन में क्या होगा? सब मीडियम चेंज। मीडियम चेंज हुई तो बदल जाएगा। याद करो जब रिफ्रैक्शन पढ़े थे तो मीडियम बदलता था तो लाइट के स्पीड को बदल देते थे, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलते थे। यदि एटमॉस्फेयर में स्पीड था लाइट का c, तो मीडियम में लिखते थे c बाई म्यू। वेवलेंथ होता था बाहर लेमडा, तो मीडियम में लिखते थे लेमडा बाई म्यू। याद करो, शायद कुछ याद आए। चलो, हमें नहीं याद कुछ, मैंने यहां से याद किया कि वेलोसिटी जो होगा वो मीडियम की प्रॉपर्टी है। मीडियम की प्रॉपर्टी बदलेगी तो बदलेगा वेलोसिटी। यदि हम लोग इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं तो अब इस बात को गौर करो कि जो टी टाइम पे आप वेव का डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहां देखना चाहते हो, वो डिस्प्लेसमेंट आया कहां से चल करके होगा? तो आया होगा सोर्स के पास से चल करके, और सोर्स से पास से चल करके आएगा तो यहां से यहां वेव को आने में टाइम तो लगा होगा ना, यहां से यहां डिस्टरबेंस के आने में लगने वाला टाइम। तो वो जो टाइम होता है, टाइम टेकन टू मूव डिस्टरबेंस फ्रॉम सोर्स टू पॉइंट एक्स, वो क्या होगा? या x0 टू x, ये टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस कितना है? मान ये x और स्पीड है v। तो अब जो t टाइम पे यहां दिख रहा है वो बना कब होगा? वो बना होगा यहां पर एट t इक्वल्स टू t माइनस एक्स बाई वी टाइम पे डिस्टरबेंस। ध्यान से सुनिए, जो t टाइम पे x वाले पोजीशन पर पहुंचा है वो बनाया गया कब होगा? लड्डू बना के ना फेंका तो जाने में टाइम लगा, डिस्टरबेंस क्रिएट होकर मीडियम में गया ना। तो जो डिस्टरबेंस पहुंचा है टी टाइम पे वो बना कब होगा? टी माइनस एक्स बाई वी पे। और टी माइनस एक्स बाई वी पे डिस्प्लेसमेंट कितना था? तो टी माइनस एक्स बाई वी पे डिस्प्लेसमेंट था ए साइन ओमेगा ब्रैकेट में टी माइनस एक्स बाई वी। तो यहां पर तो टी टाइम पर वही पहुंचा होगा, कितना?
ए साइन ओमेगा, यहाँ टी वाला नहीं है, यहाँ वो जो बना था वो कब बना था, टी माइनस एक्स बाई वी पे, ये यहाँ पहुंचा है टी टाइम पे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है वेव इक्वेशन। एक्स बदलते जाओगे पोजीशन बदलेगा, टी बदलते जाओगे, अलग अलग टाइम पर अलग अलग पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का ये कॉमन फार्मूला हो गया। सर एक बार और समझाओ। अरे यार सारे पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि सोर्स दे रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब केवल लफड़ा ये था कि सोर्स जब बनाता था तो आप जितने दूर हैं सोर्स से, उस डिस्टरबेंस को पहुंचने में उतना ज्यादा टाइम मिलेगा। टाइम टी पे हम डिस्टरबेंस एक्स वाले का देखना चाहते हैं, तो वो एक्स बाई वी टाइम के बाद यहां पहुंचा है। तो एक्स बाई वी टाइम पहले, टी से एक्स बाई वी टाइम पहले जो सोर्स के पास डिस्प्लेसमेंट था वही पहुंचा होगा टी टाइम पे यहाँ पे चल करके। तो आपके पास जो वेव का इक्वेशन आया, वो वेव का इक्वेशन आ गया है ए साइन ओमेगा ब्रैकेट में टी माइनस एक्स बाई वी। और चूंकि ओमेगा तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना इसके साथ, एक टी के साथ और दूसरा ओमेगा बाय वी एक्स के साथ। चूंकि ये ओमेगा बाय वी बार बार लिखना है आपको, ओमेगा बाय वी बार बार लिखना है आपको, तो आप क्या कर देते हो, ओमेगा बाय वी को के कह देते हो और के का एक नाम दे देते हो, और उस नाम को कहते हैं ओमेगा बाय वी इक्वल्स टू के इक्वल्स टू प्रोपगेशन कांस्टेंट। प्रोपगेशन कांस्टेंट। और आप जब भी कभी वेव मोशन की बात करेंगे तो अब इसी इक्वेशन से कहानी शुरू होगी, ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन। ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन जब भी देखोगे ऐसा ही इक्वेशन सोचोगे। इसको 5 स्टार बना दो। ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन कहते ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, और ये ओमेगा बाई वी के लिए सिंबल आ रहा है के, क्योंकि वो बार बार लिखना है मुझे। तो अब हमने कहा के प्रोपगेशन कांस्टेंट। ये के का वैल्यू आप यदि देखना चाहें तो ओमेगा होता है ओमेगा बाई वी, ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई बाई टी इंटू वी, और टी इंटू वी को याद करो कह देते हैं लेमडा। एक टाइम पीरियड में ऑसिलेशन के जितना दूर वेव गया ना, तो एक साइकिल पहुंच गया सारा, उसे कहते हैं लेंथ को वेव का लेंथ। तो वी इंटू टी, वी स्पीड से वेव जा रहा है, एक टाइम पीरियड में जितना दूर गया वो कहलाता है वेव लेंथ लेमडा। तो ये के का वैल्यू 2 पाई बाई लेमडा कह दे सकते हैं। तो यहाँ एक लेमडा टर्म भी आया, ये एम्पलीट्यूड है, के प्रोपगेशन कांस्टेंट है, लेमडा वेवलेंथ है। घबराइएगा नहीं, ये टर्म्स धीरे धीरे आपके कंफर्ट में आएगा। तो के को लिखने का एक तरीका आपके सामने ये आया है, ओमेगा बाय वी, सॉरी ओमेगा बाय वी। जब आप वेव देख रहे हैं ना धागे पर, ये मैं ऊपर एक बार बना दे रहा हूं, तो वेव जब देखेंगे तो वेव के देखने पर यहां जो आप ऐसे चलता हुआ देख रहे हैं, तो एक वेवलेंथ कहां से कहां तक कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहां से यहां एक साइकिल हो गया ना कंप्लीट, एक साइकिल। तो ये जो लेंथ है ना, ये v स्पीड से आ रहा था, एक साइकिल कंप्लीट, एक टाइम पीरियड कंप्लीट है, तो v इंटू टी हो जाएगा यहां से यहां का लेंथ, जिसे लेमडा कहते हैं। तो v इंटू टी लेमडा के बराबर, या इसी को एक फॉर्मूला दे देते हैं, वी टी है लेमडा, v इक्वल्स टू लेमडा 1 बाई टी, लेमडा एफ। तो v इक्वल्स टू हो जाता है एफ लेमडा 7 स्टार फॉर्मूला। बहुत बार आपको 9th में यूज करना पड़ता है और आगे भी बहुत बार यूज करना पड़ेगा। v इक्वल्स टू एफ लेमडा। 10th में भी साउंड के लाइट के प्रोपगेशन के टाइम पे इसको सोचना पड़ता है, v इक्वल्स टू एफ लेमडा। मीडियम बदलेगा तो v बदलेगा और लेमडा बदलेगा, एफ नहीं बदलेगा। इससे ये पता चला लेमडा बढ़ गया तो v बढ़ गया, लेमडा कम हो गया तो v कम हो गया, यदि मीडियम बदल रहा है, यदि रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो आपको फोकस करना है वेव इक्वेशन, तो y इक्वल्स टू sin ओमेगा टी के बदले ओमेगा टी इंटू ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स वाई, और उसी को ओमेगा बाय वी को कह दिया k। तो y इक्वल्स टू sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। के क्या है, ओमेगा बाय वी 2 पाई बाय टी वी 2 पाई बाय लेमडा। के क्या है, 2 पाई बाय लेमडा। ओमेगा क्या है, ओमेगा है
2 पाई बाई टी या 2 पाई इंटू 1 बाई टी या इसे कहते हैं 2 पाई एफ। और इसे जो वेव के लिए यहां देख रहे हैं, यार इसका साइज क्यों पतला, यहां पर इसे कह देते हैं 2 पाई लैम्डा बार। अभी के लिए सर इन्हीं पॉइंट्स को अगले टर्न पे और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। हाँ बोलो। सर आपने टाइम पीरियड कैसे लिखा ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन? बहुत कठिन काम है बालक। ऑसिलेट करवा रहे हो किस तरह से? सिंपल हार्मोनिक मोशन में ना, या किसी भी ऑसिलेशन को कर दोगे? यस सर। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टाइम पीरियड होगा वही इसका टाइम पीरियड है। एक चक्कर लगा या हाथ को धागे के ऊपर और नीचे ले जाने में उतने देर में सभी तरह के एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट निकल कर आगे चला गया। तो आगे गया तो टी टाइम में कहां तक गया? वो एक वेवलेंथ हो गया। टाइम पीरियड एसएचएम का टाइम पीरियड, मीडियम का जो कोई भी पार्टिकल है उन सब का टाइम पीरियड तो एक ही जैसा है ना, क्योंकि सब एक ही जैसा नया सोर्स से डेवलप हुए हैं ऑसिलेशन का, और सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी होगा वही ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा, वही सारे पार्टिकल का टाइम पीरियड है। तो एक टाइम पीरियड में जितने तरह के एम्पलीट्यूड वाई डिस्प्लेसमेंट निकल करके आएगा सोर्स से, वो डिस्प्लेसमेंट का कॉपी आगे बढ़ता जाएगा ना। तो टी टाइम में जहां तक पहुंचा दैट इज वेवलेंथ। तो कहां तक पहुंचा है राइट साइड में, तो वो हमारा वेवलेंथ हो गया। तो मैं उम्मीद करूं कि थोड़ा थोड़ा यहां तक आप लोग समझ गए हैं। यस सर। यस सर। आप टाइप ऑफ वेव पे थोड़ा सा काम करिए। याद रखिएगा कि केवल लाइट ही ऐसा है जो वैक्यूम में रह सकता है। लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मतलब गर्म ऑब्जेक्ट से जो एनर्जी, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस आप जो पढ़ते हैं, रेडिएशंस जो भी है वो सारा वही केवल है जो वैक्यूम में रह सकता है। बाकी जो भी होगा मैकेनिकल वेव होगा, उसको रहना पड़ेगा मीडियम में। केवल लाइट या रेडिएशन जो है वो रहता है वैक्यूम में, और वो ट्रांसवर्स नेचर का ही होता है। पोलराइजेशन से प्रूफ है ये, ट्रांसवर्स नेचर का ही होता है। लाइट ट्रांसवर्स नेचर का होगा और साउंड मीडियम में रहता है, मैकेनिकल वेव है, और वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर का होता है। लाइट ट्रांसवर्स नेचर का, साउंड लॉन्गिट्यूडनल नेचर का। और स्ट्रिंग पे जो वेव देख रहे हैं ये ट्रांसवर्स नेचर का मैकेनिकल वेव है, ट्रैवलिंग वेव है। ठीक, तो धीरे धीरे नाम के साथ आपको खेलना है कि नाम बोलूं और वो आपको पसंद आए, समझ में आए। ठीक है सर। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।